हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। मैं आपको जो भी बता रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से पढ़कर 95% बना सकते हैं। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आती है उसी को मैं आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल क्या होता है। आप सभी को पता है कि अम्ल क्या होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो अम्ल होते हैं वह जली विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? जली विलयन में H+ आयन देते हैं। आप ये लिख सकते हैं अम्ल वी पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में H+ आयन उत्सर्जित करते हैं या देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर हम अम्ल के उदाहरण की बात करते हैं तो HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, और CH3COOH हो गया, जिससे हम सिरका कहते हैं। ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अगर हम देखें कि कुछ प्राकृतिक अम्लों में, पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं, तो आपको इसको 100% याद करके जाना है। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर सिरका की बात करते हैं तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम टमाटर की बात करते हैं, पालक की बात करें, तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या? टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही की बात करते हैं तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार वी पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में OH आयन देते हैं। आप ध्यान से देखिए, अम्ल क्या होते हैं, जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, हम उसे कहते हैं अम्लीय। और जो क्षार क्या होते हैं, जो जली विलयन में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगर हम क्षार के कुछ उदाहरण की बात करें तो NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इस क्षार के क्या है, उदाहरण है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए हम MgOH का ट्वाइस का उपयोग करते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम CaOH का ट्वाइस का उपयोग करेंगे। अगर आपसे पूछे सूचक क्या होते हैं, तो सूचक का मतलब जो सूचना प्रदान करते हैं। सूचक का मतलब जो सूचना पदार्थ करते हैं, ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में अम्ल एवं क्षार के रंग जो परिवर्तन करते हैं, उसके रंग परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, यानी इन्फॉर्मेट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक कई प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे अब उदाहरण की बात करते हैं तो लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। पत्ता गोभी की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं, पेटुनिया की बात करते हैं और जेरानियम की बात करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होते हैं। अगर लिटमस पेपर की बात करते हैं तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। क्या? संश्लेषित सूचक का मतलब वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थिलिन क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं। तीसरा है गंधी सूचक। गंधी सूचक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल और क्षार की माध्यम में बदल जाती है, उन्हें हम गंधी सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, वैनिला आदि क्या होते हैं, गंधी सूचक होते हैं। यदि हम अम्लों के गुण की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया अम्लों के गुण। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जली विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और इनका जली विलयन विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन का मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह होता है अम्ल के जली विलयन में। अगर हम क्षार की बात करते हैं तो इस स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये जली विलयन में OH- आयन देते हैं। ये लाल लिटमस पर को नीला कर देते हैं, और ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना कि अम्ल और क्षार में डिफरेंस क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। जो अम्ल होते हैं जली विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं OH आयन देते हैं। अगर हम बात करते हैं अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद देखते हैं अम्लों की धातुओं से क्रिया करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम अम्लों का धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि हम Zn क्या हो गया, एक धातु हो गया, और H2SO4 एक अम्ल हो गया। जब इनकी हम क्रिया कराते हैं तो Zn जो होता है H2 को विस्थापित कर देता है, और Zn SO4 बन जाता है H2
क्या होता है गैस बाहर निकल जाता है। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, आयरन की क्रिया 2HCl से कराते हैं, FeCl2 बन जाता है और H2 क्या होता है बाहर निकल जाता है। उसके बाद यदि हम क्षारों को धातुओं के साथ क्रिया कराएं तो क्या होता है, यदि हम क्षारों को धातुओं के साथ क्रिया कराएं तब भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जैसे Zn+2NaOH से क्रिया करता है तो Na2ZnO3 बनता है और H2 क्या होता है बाहर निकल जाता है। इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। उसके बाद हम धातुओं को कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट को अम्ल से अपक्रिया, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ संयोग करके या अपक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। आप यहाँ पर देखिए धातु कार्बोनेट को क्रिया CaCO3 का 2HCl से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CaCl2 बनता है। जो C होता है Cl से क्रिया करके CaCl2 बनाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और क्या बनाता है, लास्ट में जल बनाता है। अगर हम Na2CO3 से क्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट से तो 2HCl से क्रिया कराएं तो 2NaCl + CO2 + H2O बनता है। उसके बाद धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया, यदि हम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे अम्ल अपक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल वे सभी वही बनाते हैं जो धातु कार्बोनेट के साथ बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2NaCO3 से क्रिया कराते हैं तो Na2SO4 CO2 और H2O बन जाता है। उसके बाद है उदासीनीकरण अपक्रिया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, इसको आपको अच्छे से समझ कर जाना है कि उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है। जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। बहुत ही आसान है। जब अम्ल और क्षार क्या हो जाए, क्षार या अम्ल अपक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि NaOH और HCl हो गया, क्या हो गया, तब Na जो होता है प्लस में टूटता है और Cl जो है माइनस में टूटता है। और यहाँ पर देखेंगे OH क्या होता है माइनस टूटता है और H क्या होता है प्लस में टूटता है। तो जो Na होता है Cl से अपक्रिया करके NaCl बनाता है, जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो NaOH का अपक्रिया HCl से कराते हैं तो NaCl + H2O बन जाता है। क्या बनता है, NaCl + H2O। इसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया करते हैं। जैसे कि 2NaH का अपक्रिया H2SO4 से कराते हैं Na2SO4 बनता है और H2O बाहर निकलता है। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया क्या होती है, धात्विक ऑक्साइड का मतलब जो होता है धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। अम्ल एवं क्षार क्या है, अम्ल एवं क्षार अपक्रिया करके समान धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ध्यान से देखिए, क्षार एवं अम्ल जो है अपक्रिया करके, क्षार एवं अम्ल अपक्रिया करके समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं N2O है और 2HCl से अपक्रिया कराएंगे तो 2NaCl और जल बनता है, लवण और जल बनता है। उसके बाद है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि 2NaOH + CO2 से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बना है, आपके सामने देख सकते हैं Na2CO3 + H2O बनता है। 2KOH का अपक्रिया SO3 से कराते हैं तो K2SO4 और H2O बनता है। उसके बाद है तनुकरण। तनुकरण क्या होता है, जल में अम्ल या क्षार को मिलाने पर आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस अपक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब जल में क्या है, जब जल में अम्ल एवं क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता की क्या होती है, आयतन में कमी आ जाती है, उसी को हम कहते हैं तनुकरण। इसको आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। उसके बाद है पीएच स्केल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे पीएच का पूरा नाम क्या होता है तो पीएच का आपको पूरा नाम बताना है कि पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंज हाइड्रोनियम। क्या होता है, पोटेंज हाइड्रोनियम। जो पीएच में पी होता है सूचक का काम करता है, पोटेंज को एक पावर होता है, पोटेंज का मतलब पावर, इसे हम पुषांश कहते हैं। इसकी शक्ति क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ भी क्या होता है, शक्ति होता है। यदि हम पीएच की स्केल की परिभाषा की बात करते हैं तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम किया जाता है उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। आपको ध्यान से देखना है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल को काम में लेते
हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम पीएच स्केल कहते हैं। दो तरह की हम परिभाषा इसमें से निकालते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम पीएच स्केल कहते हैं, या किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। यदि यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। आपको समझ कर जाना है, जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी या अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी पीएच का मान उतना अधिक होगा। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। आपको अच्छी तरह से समझना है, किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो उस विलयन को हम कहते हैं अम्लीय होगा। यानी जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो उसे हम अम्लीय कहेंगे, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं, और 7 हो तो क्या होता है, उदासीन होता है। यदि हम निम्न विलयनों के पीएच के मान को देखें, जैसे होता है एक जठर रस, क्या होता है, एक जठर रस होता है जिसका पीएच मान 1.2 होता है। कितना, 1.2 होता है, यह क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नींबू का रस, क्या है, नींबू का रस होता है, इसमें 2.2 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। रक्त की बात करते हैं तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर आपसे पूछे कि रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, तो आप देखिए जो रक्त का पीएच मान है 7 से अधिक है। जब 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का ट्वाइस कहते हैं, इसका पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है। कितना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद इसमें आता है दो अम्ल, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, एक प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। तो पहले हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल होते क्या हैं। प्रबल अम्ल पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुर्बल अम्ल पढ़ेंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। जो प्रबल अम्ल होता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, किसमें, अधिक संख्या में। जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में उत्पादित करते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हम HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। यदि हम दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो जलीय विलयन में H+ आयन कम उत्पन्न करते हैं, कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH क्या एक दुर्बल अम्ल है जिसे हम सिरका कहते हैं। उसके बाद समझते हैं प्रबल क्षार क्या होते हैं। इसी का उल्टा, जो क्षार जलीय विलयन में OH आयन क्या होते हैं, अधिक प्रभावित करते हैं, क्या, OH अधिक देते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे NaOH और KOH। उसी प्रकार दुर्बल क्षार है कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कम OH आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल आयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। उसके बाद है अम्लीय वर्षा, क्या है, अम्लीय वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है क्योंकि यह आपके एग्जाम में आ सकता है। देख सकते हैं अम्लीय वर्षा क्या है, कि वर्षा का जब पीएच मान 5.6 हो जाता है, क्या, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। क्या, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यदि अम्लीय वर्षा के प्रभाव की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का पीएच मान कम हो जाता है। क्या है, आप ध्यान से देखिए, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच मान कम हो जाएगा। पीएच मान जब कम होगा तो जहां पर जो जीवधारी होते हैं उनका जीवन संकट में आ जाएगा। उसके बाद है अम्लीय वर्षा से कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लग रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा की उपस्थिति में अम्ल से क्रिया कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान का परास होता है 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है, यानी कार्य करता है। वर्षा के जल का जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधों का एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होनी, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। उससे कम या अधिक होने पर पौधों का जीवन संकट में आ जाता है। हमारा अधर, यानी हमारा जो उदर होता है, हमारा पेट होता है, वो HCl उत्पन्न करता है। यह हमारे उदर को हानि पहुंचाने बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है।
हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो HCl उत्पन्न होता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाने बिना यह क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, उसमें सहायता करता है। यह अपच होने से हमारे अंदर अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाता है। जब कभी कभी हमारे पेट में अपच हो जाता है तो HCl अधिक उत्पन्न हो जाता है, अधिक पेट में HCl उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी हो गया, जिससे पेट में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त करने हेतु हम एंटी एसिड का उपयोग करते हैं, यानी क्षार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों में इनेमल संचारित होने लगता है। यदि दांत के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो जो इनेमल होता है वह संचारित होने लगता है। उसके बाद है कि मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। इसके डंक मारने पर क्या होता है, अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। यदि आपको मधुमक्खी काट ले, क्या काट ले, मधुमक्खी काट ले, तो मेथनोइक अम्ल आप में प्रवाहित हो जाता है। उससे आराम आपको पाना है तो बेकिंग सोडा वहां पर रगड़िए, तो वो क्या होगा, आपको आराम देगा। उसके बाद देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल जिसको मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद साधारण नमक बनाने के गुणधर्म, यानी लवण बनाने के गुणधर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे हम क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछे क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में उत्पन्न करता है। इसी को हम क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2NaCl प्लस H2O से प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पर 2NaCl2 प्लस H2 बन जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? बॉक्साइट के गुणधर्म में उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसका आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होने वाला है। उसके बाद है विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कितना? CaCl2 होता है। जब हम इसको बुझा चूना को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 से क्रिया कराते हैं तो CaOCl2 बनाता है और H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यदि हम विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करते हैं, जब पीने वाले पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पीने वाली को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग को विरंजक के लिए उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा है। इसको आप जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, पहले इसको आपको जाना है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaH, क्या होता है, NaHCO3, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से क्रिया कराएंगे तो NH4Cl और NaOHCO3 बनेगा। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसके हम उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है और सोडा वाटर, सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में उपयोग किया जाता है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि सोडा वाटर में किसका उपयोग किया जाता है तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है धोने का सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2 होता है। क्या होता है? Na2CO3.10H2 होता है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा के गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे हम पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोने से सोडा प्राप्त, धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। जैसे Na2CO3.10H2 सब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, धोने का सोडा बन जाता है, यानी वॉशिंग सोडा बन जाता है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कांच उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और जल की कठोरता को दूर करने के लिए
सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में आने वाला है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे प्राप्त होता है। जिप्सम को जब 273 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे हम पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 डॉट हाफ H2O H2O सब क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। इसके हम उपयोग की बात करते हैं तो भवन के निर्माण में पीओपी का उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, मूर्तियों आदि सजावटी सामानों में उपयोग किया जाता है, और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो ये था दूसरा चैप्टर, जो कि आपके यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। जितना मैंने बताया है उतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस पार्ट से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले हैं। अच्छी तरह से आपको तैयार करके जाना है। जितना मैं बताता हूँ यदि आप पूरी तरह से तैयार करते हैं तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। साइंस में आपका एक भी नंबर नहीं करने वाला है यदि आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट नोट मैं आपको दे रहा हूँ। ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें।